हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो लोग इंडियन जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो पिछले वीकली करंट अफेयर्स को नहीं देखे हैं वो देख लें। तो चलिए जानते हैं क्या क्या करंट अफेयर्स में आए हुए हैं। पहला क्या है कि विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया। तो ये कब मनाया गया? ये 29 जनवरी को मनाया गया इस साल का विश्व कुष्ठ दिवस। और यह जो दिन है यह जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। मतलब डेट वेरी करते रहता है, कभी 29 तो कभी 30 जनवरी ये हो जाता है। मतलब जिस दिन रविवार हो, लास्ट संडे जनवरी का, उसी दिन ये मनाया जाता है विश्व कुष्ठ दिवस। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि 2023 की थीम क्या है उसे याद रखना है। तो इसका थीम है एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी, इसका 2023 का थीम है। ये दो चीज़ें याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है और इसकी थीम इस साल की क्या है। अब नेक्स्ट क्या है, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप हुआ। तो ये कब खेला गया और इसमें कौन विजेता हुआ ये देख लेते हैं। तो ये भारत ने महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का पहला संस्करण ये जीता गया, ये इंडिया के द्वारा जीता गया। और ये इंडिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर ये टूर्नामेंट जीत लिया है, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप। अब पहली बार भारतीय महिला टीम आईसीसी का कोई टूर्नामेंट जीतने में सफल रही है, मतलब ये जीतने के बाद। अब इसमें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये तीता साधु जी को दिया गया प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड महिला अंडर 19 T20 विश्व कप में। इतना चीज़ें इसमें याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तो ये कब मनाई गई? ये 30 जनवरी को मनाई गई 2023 में। महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि, मतलब उनके मरने के बाद ये 75वां साल है 30 जनवरी में जो मनाया गया उनकी पुण्यतिथि। अब इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ों को जान लेते हैं। तो ये 1948 में इसी दिन, मतलब 30 जनवरी के दिन ही नई दिल्ली में स्थित बिड़ला हाउस, अब इसका नाम चेंज करके रखा गया है, गांधी स्मृति कर दिया गया है, में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। और इनकी हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। इनका नाम याद रखें कि किनके द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। तो ये नाथूराम गोडसे जी थे, जिनके द्वारा महात्मा गांधी को गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, मतलब 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी हमारे देश में मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं, महात्मा या मोहनदास गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर काठियावाड़ एजेंसी ब्रिटिश राज में हुआ था। मतलब ये गुजरात में सिचुएटेड है पोरबंदर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। और महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। अब इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनके माता का नाम पुतली बाई था, महात्मा गांधी के माता का नाम। अब इनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य क्या क्या हैं वो जान लेते हैं। मतलब लिखे गए, इनके द्वारा लिखा गया ये बुक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये इनके द्वारा लिखा गया काफ़ी फेमस बुक है। अब आगे जानते हैं, भारत ये संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियों को जान लेते हैं। ये बेसिक्स से लिया गया है, ये जान लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर के साथ साथ बेसिक चीज़ों को भी जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ामों के लिए। तो जानते हैं पहली अनुसूची में हमारे संविधान में क्या मेंशन किया हुआ है? तो ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम को मेंशन किया हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में, जिसे हम लोग इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं। अब 5वीं अनुसूची में मेंशन किया हुआ है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण, ये मेंशन किया हुआ है 5th शेड्यूल में। अब 6ठी अनुसूची में क्या मेंशन किया हुआ है? तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में मेंशन किया हुआ है 6ठी अनुसूची में। ये सभी इम्पोर्टेंट अनुसूचियां हैं, उन सभी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, 7वीं अनुसूची में क्या मेंशन किया हुआ है? 3 विधायी सूचियों, जिसे हम लोग संघ सूची, राज्य सूची
वो समवर्ती सूची कहते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में मेंशन किया हुआ है 7वीं अनुसूची में। मतलब जो लिस्ट हैं हमारे संविधान में, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, इन सभी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है 7th शेड्यूल में। ये चीज़ें याद रखें। नेक्स्ट क्या है, 8वीं अनुसूची में क्या मेंशन किया हुआ है, तो ये 22 आधिकारिक भाषाओं को मेंशन किया गया है। जितने भी टोटल आधिकारिक भाषाएं हमारे संविधान में मेंशन किए हुए हैं, उन सभी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। पहले कितने थे, पहले टोटल 14 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, उसके बाद में 8 भाषाओं को ऐड करके टोटल अब हो गया टोटल 14 + 18 कितना भाषा हो गया, टोटल 22 भाषाएं हमारे संविधान में अभी मेंशन किए हुए हैं, और ये 8वीं अनुसूची में रखा गया है इन सभी भाषाओं को। अब नेक्स्ट जानते हैं 10वीं अनुसूची में क्या मेंशन किया हुआ है, तो ये दल बदल विरोधी के बारे में मेंशन किया हुआ है 10वीं अनुसूची में, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। 11वीं अनुसूची में क्या, पंचायती राज के बारे में मेंशन किया हुआ है, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट अनुसूचियाँ हैं, शेड्यूल्स हैं, उन सभी को मैंने इस वीडियो में इस स्लाइड में डिस्कस कर दिया हूँ। अब नेक्स्ट जानते हैं भारतीय राष्ट्र स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। अब इसकी स्थापना 1992 में की गई थी हमारे देश में, और इसका पहले का नाम क्या था, किस नाम से इसका स्थापित किया गया था इसको, तो ये डीमैटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के नाम से इसको स्थापित किया गया था 1992 में, और बाद में इसका नाम चेंज करके राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज किया गया, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किया गया। अब NSE भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है, मतलब जो फाइनेंशियल मार्केट है जिसमें शेयर का खरीद बिक्री होता है, वो बाज़ार है हमारे देश का सबसे बड़ा। अब निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रमुख सूचकांक है, मतलब इसके द्वारा ये निकाला जाता है, निफ्टी 50 के नाम पे सूचकांक निकाला जाता है। अब निफ्टी 50 इंडेक्स NSE द्वारा वर्ष 1996 में लॉन्च किया गया था, मतलब 1996 से ये निफ्टी 50 का इंडेक्स जारी किया जाता है NSE के द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ पर सिचुएटेड है, ये मुंबई महाराष्ट्र में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय सिचुएटेड है, और इसके अभी के प्रबंध निदेशक और CEO कौन है, तो ये आशीष कुमार चौहान जी हैं अभी इनके CEO प्रेजेंट में। तो इतना चीज़ें याद रखें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। अब आगे जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या है, कि प्रधानमंत्री मोदी ने, श्री नरेंद्र मोदी ने NCC के 75वें वर्षों को चिन्हित करने के लिए 75 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया है, मतलब 75 ईयर्स कंप्लीट होने के कारण इन्होंने 75 रुपये का एक विशेष कॉइन जारी किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब NCC का गठन कब किया गया था, तो ये 1948 में इनका गठन किया गया था NCC का गठन, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर, इसका फुल फॉर्म होता है NCC का। अब आगे जानते हैं NCC के बारे में जान लेते हैं। इनका गठन 1948 में किया गया था। राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत इसका गठन किया गया था NCC का। अब इसमें जो समिति बनाई गई थी वो उनका नाम था HN कुजूर समिति, इनका नाम था, जो इसके सिफारिश पे ये बनाया गया था NCC को। अब यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है, जो NCC है हमारे देश का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा युवा वर्दीधारी संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ पर सिचुएटेड है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में सिचुएटेड है NCC का, और इसके महानिदेशक अभी कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जी हैं अभी इनके प्रेजेंट में महानिदेशक। NCC का आदर्श वाक्य क्या है, तो ये यूनिटी एंड डिसिप्लिन है इसका आदर्श वाक्य। ये सभी चीज़ें जानें, याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2022 का ये शुरू होने वाला है। तो ये कब से शुरू होने वाला है, ये इसका 5वां संस्करण 30 जनवरी 2023 से ये शुरू किया जाएगा, मतलब हो गया है। अब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भोपाल के TT नगर स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया है, मतलब भोपाल के TT नगर स्टेडियम में इसका
खेला होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का। हालांकि ये 2022 का गेम है, लेकिन 2023 में इसका खेला होगा। अब इन्हें 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम नाम से शुरू किया गया था, जो अभी इसका नाम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से अभी जाना जाता है। नेक्स्ट जानते हैं, उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है नव किशोर दास, इनका निधन हो गया है। हालांकि ये अभी प्रेजेंट में स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन इनका अब निधन हो गया है, इतना जान लें। अब नेक्स्ट जानते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण मतलब इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, जो अभी लाया गया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, वो जान लेते हैं। तो 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% बढ़ेगी, ये अनुमान मतलब ऐसा कहा गया है इकोनॉमिक सर्वे में, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में। और आगे जानते हैं, 2022-23 में 7% और 2021-22 में 8.7% की दर से बढ़ी थी, और ये 2023-24 में ये 6.5% के दर से ये बढ़ेगी हमारा अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी। अब आगे जानते हैं, 2023-24 में नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद 11% रहेगा, और वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6 से लेकर 6.8% की सीमा में होगी, ये ऐसा कहा गया है इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में, जो इस बार आया है। अब आगे जान लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा 2 खंडों में जारी किया जाने वाला एक विशेष दस्तावेज है। मतलब ये कितने खंडों में जारी किया जाता है, तो ये टोटल 2 खंडों में जारी किया जाता है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में सरकार पिछले 1 साल में अर्थव्यवस्था की स्थिति, मतलब जो पिछले साल की जो इकोनॉमिक का स्थिति था वो, और भविष्य की प्रमुख चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों को प्रस्तुत करती है। मतलब ये दोनों चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में प्रस्तुत किया जाता है, पिछले साल का और जो आने वाले साल है उसके बारे में मेंशन किया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में, मतलब जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र होता है उसके मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये हिंदी काफ़ी क्लिष्ट है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे जानते हैं, केंद्रीय बजट के बारे में जान लेते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, के रूप में भी ये जाना जाता है, जिसको हम लोग बजट बोलते हैं। अब ये भारतीय के संविधान में अनुच्छेद 112 में इसके बारे में प्रावधान किया गया, मतलब मेंशन किया हुआ है हमारे संविधान में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बजट को हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है, तो ये आर्टिकल नंबर 112 में मेंशन किया हुआ है। और ये किस नाम से मेंशन किया हुआ है, तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से मेंशन किया हुआ है, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम पे मेंशन किया हुआ है। ये बात ध्यान रखें कि हमारे संविधान में ये बजट नाम का कोई चीज़ मेंशन नहीं किया हुआ है, बजट के जगह पे ये लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चीज़ें याद रखें। अब आगे जानते हैं, बजट वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए सरकार के वित्त का हिसाब रखता है। ये चीज़ें जान लें, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, मतलब 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट 31 मार्च, उतने दिनों का ये विवरण रखता है, हिसाब किताब रखता है। यह आमतौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो प्रस्तुत करती है संसद में। अभी के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो ये निर्मला सीतारमण जी हैं, जिन्होंने बजट को पेश किया है पार्लियामेंट में इस साल। अब नेक्स्ट जानते हैं, संविधान की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में जान लेते हैं। जो कुछ इम्पोर्टेंट समितियां बनाई गई हैं उनके बारे में, और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे उनके बारे में जान लेते हैं। तो ये राज्य समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑक्सफोर्ड ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये के एम मुंशी जी थे।
और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये वल्लभ भाई पटेल जी थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। अब नेक्स्ट क्या है? मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये वल्लभ भाई पटेल जी थे, मौलिक अधिकारों जिसको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है, उनके सलाहकार समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्या है? संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जीवी मावलंकर जी थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं क्वेश्चंस, एसएससी, रेलवे वगैरह हो गया, जितने भी एग्जाम्स हो गए उन सभी एग्जामों में। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या है कि राष्ट्रपति ने आरपीएफ या फिर आरपीएसएफ कर्मियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कारों से सम्मानित किया। अब इसके पुरस्कार के विजेता कौन कौन थे वो जान लेते हैं। तो ये जयपाल सिंह को हेड कांस्टेबल का पुरस्कार मिला जो कि उत्तर रेलवे के थे, और सुरेंद्र कुमार को कांस्टेबल, ये भी उत्तर रेलवे के, ये पुरस्कार इनको दिया गया। अब नेक्स्ट क्या है? भूदाराम सैनी को कांस्टेबल का पुरस्कार मिला है जो कि 7वीं BN आरपीएसएफ के ये जवान हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, एयर मार्शल AP सिंह होंगे भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ। ये याद रखें कि कौन होंगे? तो ये AP सिंह होंगे इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ। अब नेक्स्ट क्या है? वह एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लेंगे। मतलब पहले कौन थे? तो ये संदीप सिंह थे वाइस चीफ, और अब कौन बनेंगे? तो ये AP सिंह बनेंगे। ये पहले कौन था और अब कौन है, ये दोनों को याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, वो घुमा फिरा के पूछा जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, भारतीय वायुसेना के बारे में जान लेते हैं कि ये इसको स्थापित कब किया गया था, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इन सभी चीज़ों को जान लेते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 1932 में, मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था, उसके दौरान जापान के खिलाफ युद्ध में यूनाइटेड किंगडम UK की रॉयल एयरफोर्स का समर्थन करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1932 में ही। तो ये अंग्रेज़ों के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। ये मतलब एयरफोर्स हो गया, नेवी ये वगैरह हो गया, और जितने भी तीनों स्थल के जितने भी ये होते हैं, सेना होते हैं, उसके सभी के सर्वोच्च कमांडर कौन कहलाते हैं? तो ये राष्ट्रपति जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्या है? इंडियन एयरफोर्स दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है हमारी इंडियन एयरफोर्स। इसका मुख्यालय कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और इसका आदर्श वाक्य है टच द स्काई विद ग्लोरी। इसका आदर्श वाक्य, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में जो पुरस्कार दिया गया था, उस पुरस्कार में किनको किनको क्या क्या पुरस्कार मिला, इन सभी चीज़ों को भी जान लेते हैं। ये गणतंत्र दिवस उत्तराखंड की झांकी को मिला प्रथम पुरस्कार। ये याद रखें कि उत्तराखंड की झांकी जो थी उसको फर्स्ट प्राइज दिया गया इस गणतंत्र दिवस में। और दूसरे स्थान पे किसको मिला? तो ये महाराष्ट्र को मिला, और तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसको दिया गया था। अब नेक्स्ट क्या है? पंजाब रेजिमेंट की सेना को तीनों सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी घोषित किया गया। तो पंजाब रेजिमेंट का जो सेना था उसको ये दिया गया। नेक्स्ट क्या है? पॉपुलर चॉइस सेगमेंट में गुजरात की झांकी पहले स्थान पर रही। ये सभी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे इंडिया के डिफरेंट एग्जामों में। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या है? पूमा जो कंपनी है, PUMA जिसको बोलते हैं, पूमा इंडिया ने हरमनप्रीत कौर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ये जो ब्रांड है इसके एम्बेसडर के रूप में हरमनप्रीत कौर जो हैं उनको नियुक्त किया गया है। अब ये कौन है हरमनप्रीत कौर? तो ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है हमारे इंडिया की, इतना जान लें। अब नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के बारे में अब जान लेते हैं कि कौन कौन
हाल में नियुक्त किए गए हैं। तो ये निखत जरीन जी को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NMDC भी बोला जाता है। अब उत्तराखंड राज्य के सांस्कृतिक विरासत का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? तो ये प्रसून जोशी जी को नियुक्त किया गया है उत्तराखंड राज्य का। महेंद्र सिंह धोनी जी को ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और सोनू सूद को देश अभियान के मेंटर के रूप में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट क्या है? PR श्रीजेश को केरल पर्यटन एडवेंचर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ये नियुक्त किया गया है। तो ये हाल ही में जितने भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं उन सभी को एक बार आप देख लें अच्छे से, या फिर लिख लें या याद कर लें। अब नेक्स्ट क्या है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी ये बनाई जा रही है। तो ये इसकी 3 टोटल राजधानियां बनाई जा रही है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो विशाखापट्टनम को बनाया गया आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। अब इससे रिलेटेड और भी चीज़ें को जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी ने इसकी घोषणा की है, और इन्होंने 3 राजधानियों का निर्माण करने की ये योजना की है, इनके द्वारा किया गया है। तो उसमें जान लेते हैं कि पहला क्या है? अमरावती को ये विधायी राजधानी बनाना चाहते हैं, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी, और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाने का इनका ये है, मतलब ये बना रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें याद रखें, ये करंट में ये चल रहा है। अब नेक्स्ट जानते हैं, राज्य सरकार दक्षिण अफ्रीका के मॉडल के तहत 3 राजधानियों के साथ प्रशासन का विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहती है। ये इनके मुख्यमंत्री के द्वारा ये किया जा रहा है। अब जान लेते हैं दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ कौन कौन सी हैं, वो जान लेते हैं। तो एक है प्रिटोरिया, दूसरा है ब्लोमफोंटेन, और तीसरा है केप टाउन। ये तीनों हैं दक्षिण अफ्रीका की राजधानियाँ। तो ये याद रखें, जान लें। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जानते हैं। गौतम अडानी को पीछे छोड़ रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी बने वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर भारतीय, ये अब बन गए हैं। गौतम अडानी को पीछे छोड़ के, पहले कौन थे? पहले गौतम अडानी बने थे, अब उनको पीछे छोड़ के ये मुकेश अंबानी जी बन गए हैं। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम लोग IMF भी बोलते हैं, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको बोला जाता है, ने दी $4.7 अरब के बांग्लादेश सहायता पैकेज को मंजूरी इनके द्वारा किया गया, मतलब बांग्लादेश को ये इतना पैसे दे रहा है। नेक्स्ट जानते हैं, बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में है, IMF के द्वारा इनको दिया जा रहा है। तो ये जान लेते हैं बांग्लादेश एक्चुअली इसकी राजधानी क्या है, जनसंख्या इसकी क्या है, मुद्रा क्या है, ये सभी चीज़ों को जान लेते हैं। यह दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। हालांकि अगर एरिया वाइज देखा जाए तो ये छोटा देश है, लेकिन इसका आबादी वाइज देखा जाए तो ये 8वें नंबर का ये सबसे अधिक आबादी वाला देश है पूरे वर्ल्ड में। इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो ये ढाका में इसकी राजधानी है। इसकी टोटल जनसंख्या है 16.94 करोड़, इसकी टोटल जनसंख्या है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी टाका है। और इसके प्रधानमंत्री अभी कौन है? तो ये शेख हसीना जी इसकी अभी प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर हैं। और बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो ये 16 दिसंबर 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। मतलब ये पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, मतलब पाकिस्तान का ही ये एक हिस्सा था, लेकिन बाद में ये आज़ाद होके बांग्लादेश अलग देश बन गया। अब इसके राष्ट्रपति कौन हैं? तो ये मोहम्मद अब्दुल हामिद जी अभी इसके प्रेजेंट के राष्ट्रपति है। इसकी राष्ट्रभाषा है बंगाली, इसकी राष्ट्रभाषा है बांग्लादेश की। तो ये है इतना चीज़ें बांग्लादेश से रिलेटेड जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट जानते हैं, विश्व अर्धभूमि दिवस मनाया गया। तो ये कब मनाया गया? ये 2 फरवरी को मनाया गया विश्व अर्धभूमि दिवस। और यह पहली बार 1997 को मनाया गया था विश्व अर्धभूमि दिवस। और इसकी 2023 की जो थीम है ये है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन है इसकी 2023 की थीम। ये बस थीम याद रखें
और ये कब मनाया जाता है ये याद रखें, और ये पहली बार कब मनाया गया था 1997 में, ये याद रखें। बस इतना ही इसमें याद रखना है विश्व अर्धभूमि दिवस के बारे में। नेक्स्ट जानते हैं केंद्रीय बजट 2023 ये पेश किया गया, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या क्या छूट दिया गया, वो सभी चीज़ों को जान लेते हैं। तो ये व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख प्रति वर्ष कर दी गई है। मतलब जब अब 7 लाख से अगर कम पैसा रहेगा तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा पैसा रहा तब टैक्स देना पड़ेगा ये करदाताओं को, टैक्स देने वालों को। पहले कितना था, पहले 5 लाख तक था, अब बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया। अब इसमें यानी नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति को कोई कर नहीं देना होगा। अब कर छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है। और जो नया स्लैब है, टैक्स स्लैब है, वो देख लेते हैं। 0 से 3 लाख तक कोई कर नहीं दिया जाएगा, मतलब लिया जाएगा। और 3 से 6 लाख तक 5% का टैक्स लगेगा, 6 से 9 लाख तक 10% का टैक्स लगेगा, और 9 से 12 लाख तक के 15% का, और 12 से 15 लाख 20%, और 15 लाख से ऊपर का जो है उसके लिए 30% का टैक्स स्लैब है। तो ये सभी चीज़ें एक बार देख लें, इसको याद करने का वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं डाल दिया हूँ। अब नेक्स्ट जानते हैं ITF पुरुष टूर्नामेंट हुआ, तो ये कहाँ पर हुआ और इसमें जीता कौन, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये प्रजनेश ने कुवैत में ITF पुरुष टूर्नामेंट ये जीत लिया है। इनका नाम क्या है, प्रजनेश ने जीता है ITF पुरुष टूर्नामेंट, और ये कुवैत में हुआ था इसका खेला। अब इसके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने फाइनल में उज्बेकिस्तान के खुमायून सुल्तानोव को हराकर ये जीता है। मतलब इसके जो कॉम्पिटिटर थे जिसके साथ ये इन्होंने खेला था, वो उनका नाम क्या था, तो ये खुमायून सुल्तानोव, इनको हराकर ये प्रजनेश ने जीत लिया है ITF पुरुष टूर्नामेंट। नेक्स्ट जानते हैं कुवैत के बारे में जान लेते हैं, यह न्यूज़ में आ गया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो कुवैत मध्य पूर्व में स्थित एक देश है जिसकी सीमा इराक और सऊदी अरब से ये मतलब टच करती है, लगती है। और इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो ये कुवैत शहर इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा है कुवैती दिनार, इसकी मुद्रा है, जो कि दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान मुद्रा है ये, मतलब डॉलर से भी ये महंगा है। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या है। तो UAE के उपराष्ट्रपति रशीद अल मखदूम ने किया अल मिन्हाद का नाम बदलकर हिंद शहर किया गया है। मतलब इन्होंने अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर ये हिंद शहर के नाम पे इन्होंने रख दिया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के उपराष्ट्रपति जिनका नाम है राशिद अल मखदूम। नेक्स्ट जानते हैं, अब जान लेते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में, इसकी राजधानी, इसकी मुद्रा वगैरह वगैरह के बारे में, जिसको हिंदी में संयुक्त अरब अमीरात भी बोलते हैं। तो ये संयुक्त अरब अमीरात पश्चिमी एशिया का एक देश है और इसके राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इसके राष्ट्रपति हैं। और इसकी राजधानी अबू धाबी है। इसकी मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, इसकी मुद्रा है। UAE की करेंसी। और इसकी टोटल जनसंख्या कितनी है, तो ये 93.7 लाख इसकी टोटल जनसंख्या है, यूनाइटेड अरब अमीरात की जनसंख्या। अब नेक्स्ट जानते हैं भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। तो ये कब मनाया गया, ये 1 फरवरी को मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस। इसके बारे में हम जान लेते हैं। भारतीय तटरक्षक की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी और इसी दिन को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 1977 से। अब 2023 में भारतीय तटरक्षक बल अपना 46वां स्थापना दिवस ये मना रहा है। 2023 में जो इस बार जो मना रहा है ये 46वां है, ये याद रखें क्योंकि ये पूछा जाता है बार बार, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट जानते हैं भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो ये वीरेंद्र सिंह पठानिया जी हैं अभी प्रेजेंट में महानिदेशक, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में सिचुएटेड है।
भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय। नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या है। तो ये 2 फरवरी से 14 फरवरी तक मुंचितल तेलंगाना में शुरू होगा समता कुंभ, मतलब कुंभ मेला तेलंगाना में शुरू होने वाला है 2 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक। अब नेक्स्ट जानते हैं तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तो ये भारत का 11वां सबसे बड़ा राज्य और 12वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है तेलंगाना। और तेलंगाना को 2 जून 2014 को के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में इसको राज्य का दर्जा मिला। मतलब ये 2 जून 2014 से ये तेलंगाना राज्य अलग हुआ। अब तेलंगाना की अर्थव्यवस्था भारत में 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और इसकी राजधानी हैदराबाद है। और इसका स्थापना ये 2 जून 2014 को स्थापना दिवस इसका मनाया जाता है। और इसके अभी प्रेजेंट के मुख्यमंत्री कौन है। तो ये के चंद्रशेखर राव जी ही हैं। और इसके राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, इसकी प्रेजेंट में राज्यपाल है, मतलब गवर्नर। अब नेक्स्ट जानते हैं प्रसिद्ध लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता के.वी. तिरुमलेश का निधन हो गया। ये काफ़ी दुखद घटना है। अब जानते हैं इन्हें कन्नड़ में मतलब उनके कविता संग्रह अक्षय काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये के.वी. तिरुमलेश जी को। अब नेक्स्ट जानते हैं प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का निधन हो गया। इनका भी निधन हो गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी निधन होते हैं इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसे याद रखें। अब इसकी पहली फिल्म 1965 में क्या थी। तो ये आत्मा गौरवन थी इसकी पहली फिल्म। और आखिरी फिल्म 2010 में इनका बनाया गया था, ये जिसका नाम है शुभा प्रदम, इस फिल्म का नाम है। और इन्होंने 2017 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको, तो ये के विश्वनाथ जी को। और 1992 में इन्होंने आंध्र प्रदेश के राज्य रघुपति वेंकैया पुरस्कार और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इतना ये इनके बारे में जान लें। नेक्स्ट जानते हैं भारत ने कॉन्गो को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल किया। मतलब इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है उसमें कॉन्गो को अब शामिल किया गया है। नेक्स्ट जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जानते हैं। मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जान लेते हैं एक्चुअली ये है क्या इसके बारे में। तो यह एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका प्राथमिक कार्य क्या है, सौर विकास को बढ़ावा देना, मतलब सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना। और यह वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है। मतलब ये किसके तहत काम करती है। तो ये वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड इसका ये मेन मोटो है। अब नेक्स्ट क्या है, इसे भारत के प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को 121 सौर संसाधन में संपन्न देशों के साथ पार्टियों के सम्मेलन COP21 में लॉन्च किया गया था। और तब से इसको मतलब लागू किया जा रहा है। 30 नवंबर 2015 में इसको बनाया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। अब नेक्स्ट जानते हैं कांगो गणराज्य के बारे में जान लेते हैं। तो ये मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है ब्राज़ाविल, इसकी राजधानी है कांगो की। और इसकी भाषा क्या है, फ्रेंच यहाँ पर बोली जाती है आधिकारिक भाषा। और इसके राष्ट्रपति अभी कौन है। तो ये डेनिस सेसो नगेसो इसके प्रेजेंट में राष्ट्रपति है कांगो गणराज्य के। अब नेक्स्ट जानते हैं जय जय महाराष्ट्र मांझा को राज्य गीत घोषित किया गया। तो ये कहाँ के राज्य गीत के रूप में घोषित किया गया। तो ये महाराष्ट्र के राज्य गीत के रूप में घोषित किया गया है। तो ये महाराष्ट्र के जो सरकार हैं इन्होंने ये घोषणा की है कि जय जय महाराष्ट्र मांझा ये जो गीत है इसको राज्य गीत का दर्जा दिया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं यह गीत अब राज्य के आधिकारिक अवसरों पर बजाया जाएगा। मतलब जितने भी ये आधिकारिक अवसर, मतलब जो भी क्या बोल सकते हैं उसको, सेरेमनी या फेस्टिवल वगैरह हो गए उसमें ये गीत को बजाया जाएगा।
अब गाने के 2 छंदों की कुल अवधि कितनी है, तो ये 1.41 मिनट इसकी टोटल ड्यूरेशन है इस सॉन्ग की। गाने का मूल बोल जो है राजा बड़े ने लिखा है और इसके संगीतकार कौन है, तो ये श्रीनिवास खाले जी हैं इसके भी संगीतकार। और इसको गायक कौन है, मतलब इसको गायक किन्होंने है, ये कृष्ण राव सावले जी के द्वारा ये गीत गाया गया है। इतना चीज़ें याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नाम नया नाम पुराना नाम क्या है इसके बारे में जान लें। तो ये इस्लाम नगर गांव का नाम बदल के जगदीशपुर किया गया और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट जानते हैं उच्च गुणवत्ता वाली पाइपलाइन का निर्माण के लिए HDFC बैंक ने NIIT के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्या है, HDFC बैंक लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। तो यह एक भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है और इसके CEO अभी कौन है, तो ये शशिधर जगदीशन इसके CEO हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये मुंबई में इसका मुख्यालय सिचुएटेड है। तो इतना चीज़ें याद रखें HDFC बैंक लिमिटेड से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जानते हैं राष्ट्रीय बीच सॉकर चैम्पियनशिप 2030 का आयोजन किया गया था। तो इसमें कौन कौन से विजेता रहे हैं उन सभी चीज़ों को जान लेते हैं। तो ये केरल ने जीती पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैम्पियनशिप 2023। ये किनके द्वारा जीता गया, तो ये केरल के द्वारा जीता गया और इसका आयोजन डुमास बीच सूरत में किया गया था। ये याद रखें कि कहाँ पर किया गया था, तो ये डुमास बीच सूरत में इसका आयोजन किया गया था। केरल के गोलकीपर संतोष काश्मीर को टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार दिया गया। तो ये किनको दिया गया, तो ये संतोष काश्मीर को दिया गया है। अब राजस्थान के अमित गोदारा 27 गोल के साथ सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी थे इस चैम्पियनशिप में और इसके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में केरल के सिजू एस को दिया गया सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार। तो इतना चीज़ें याद रखें राष्ट्रीय बीच सॉकर चैम्पियनशिप के बारे में। नेक्स्ट जानते हैं प्रशांत अग्रवाल लाओस के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो ये कौन है, प्रशांत अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है भारत लाओस के अगले राजदूत। नेक्स्ट जान लेते हैं अब लाओस के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये न्यूज़ में है तो इसके बारे में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यह एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है और इसकी राजधानी है वियंतियाने, इसकी राजधानी है लाओस की राजधानी। और इसकी मुद्रा क्या है, तो ये लाओसियन कीप इसकी मुद्रा है लाओस की। और इसकी टोटल जनसंख्या कितनी है, तो ये 74.3 लाख इसकी टोटल जनसंख्या है। और इसका राष्ट्रभाषा लाओ है और इसकी प्रधानमंत्री कौन है, तो ये सेनेक्से सिफाडोन इसके प्रधानमंत्री है। और महासचिव या फिर राष्ट्रपति जिसको बोलेंगे तो ये है थोंगलोन सिसोलिथ इसके राष्ट्रपति हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं सऊदी अरब फुटबॉल के 2027 एशियाई कप की मेज़बानी करेगा, मतलब कौन करेगा 2027 की एशियाई कप की मेज़बानी, तो ये सऊदी अरब करेगा जो फुटबॉल का कप है इसकी मेज़बानी। नेक्स्ट जानते हैं एशियाई फुटबॉल परिसंघ के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें टोटल 47 सदस्य देश हैं एशियाई फुटबॉल परिसंघ में और भारत एक सदस्य देश इसमें है, मतलब हमारा देश भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। और इसका स्थापना कब किया गया था, तो ये 8 मई 1954 में इसकी स्थापना की गई थी और ये मनीला फिलीपींस में किया गया था। और इसके राष्ट्रपति भी कौन हैं, तो सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा इसके प्रेजेंट में राष्ट्रपति है। और इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में सिचुएटेड है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ के का मुख्यालय। इतना चीज़ें याद रखें। नेक्स्ट जानते हैं सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये 2027 का जो मेज़बानी करने वाला है। यह एशिया का 5वां सबसे बड़ा देश है सऊदी अरब, मतलब एशिया कॉन्टिनेंट जो है इसका 5वां सबसे बड़ा देश है। और इसकी राजधानी रियाद है और इसकी मुद्रा
क्या है, तो ये सऊदी रियाल इसकी मुद्रा है। और इसके राजा कौन है, तो सऊदी अरब के सलमान इसके राजा हैं। और इसका सरकार पूर्ण राजशाही है, मतलब राजवाड़ा जैसा इसमें सरकार चलाया जाता है। और इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, मतलब सऊदी अरब के पास। और यह दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक इनको माना जाता है। यह खाड़ी सहयोग परिषद, मतलब जिसको गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इंग्लिश में बोला जाता है, का संस्थापक सदस्य भी सऊदी अरब है। तो इतना चीज़ें याद रखें सऊदी अरब के बारे में। अब नेक्स्ट जानते हैं, न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने पे एज यू ड्राइव नीति की शुरुआत की है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, PAYD। इसकी शुरुआत किनके द्वारा की गई है, तो ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस के द्वारा ये की गई है। अब नेक्स्ट जान लेते हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1919 में सर दोराबजी टाटा के द्वारा की गई थी। और 1973 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, मतलब नेशनलाइजेशन किया गया था न्यू इंडिया इंश्योरेंस को 1973 में। अब यह कहाँ सिचुएटेड है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में इसको मतलब यहाँ सिचुएटेड है। नेक्स्ट जानते हैं, याया तसो लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन जाएगा। मतलब लद्दाख में फर्स्ट जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा बनेगा, तो ये याया तसो बनेगा। ये याद रखें क्योंकि ये लद्दाख का पहला बनने जा रहा है। नेक्स्ट जानते हैं, विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। तो ये कब मनाया गया, ये 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। और 2023 की थीम क्या थी, तो ये थी क्लोज द केयर गैप यूनाइटिंग आर वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शन। ये 2023 की थीम थी। बस ये 2 चीज़ें याद रखें, कब मनाया गया और इसका थीम क्या है। नेक्स्ट जानते हैं, पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जोगिंदर शर्मा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। बस ये याद रखें कि जोगिंदर शर्मा किनसे रिलेटेड है, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब नेक्स्ट जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने की अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजतंत्र के प्रतीक को हटाने की घोषणा। मतलब जितने भी ब्रिटिश राजतंत्र के प्रतीक थे ऑस्ट्रेलिया के नोटों में, उन सभी को अब ऑस्ट्रेलिया हटाने वाला है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार हटाने वाली है और वहाँ के जो लोकल ये हैं प्रतीक हैं उसको अब इंक्लूड किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये न्यूज़ में है तो इसको जानना काफ़ी ज़रूरी है। यह दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, पूरे वर्ल्ड का। अब 1606 में डच नाविक विलियम जॉन्सजून ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले पहले ज्ञात यूरोपीय थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये डच नाविक थे जिनका नाम विलियम जॉन्सजून थे, मतलब इसका नाम विलियम जॉन्सजून है, जो ऑस्ट्रेलिया में मतलब पहले पहुंचने वाले यूरोपीय माने जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो ये एंथनी अल्बनीज़ इसके प्रधानमंत्री का नाम है। इसकी राजधानी कैनबरा में सिचुएटेड है। और इसकी टोटल जनसंख्या कितनी है, तो ये 2.57 करोड़ इसकी टोटल जनसंख्या है। और ये 2021 के अनुसार ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट जानते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय समूह की कंपनी है। और इसके संस्थापक कौन कौन थे, तो ये थॉमस एडिसन, JP मॉर्गन, एलिहू थॉमसन, चार्ल्स ए कॉफिन और एडविन जे ह्यूस्टन इसके संस्थापक थे। और इसका मुख्यालय बोस्टन संयुक्त राज्य अमेरिका में सिचुएटेड है। और इसके CEO अभी कौन है, तो ये H लॉरेंस कल्प जूनियर इसके CEO हैं। इसका आदर्श वाक्य क्या है, बिल्डिंग ए वर्ल्ड दैट वर्क्स इसका आदर्श वाक्य है। और इसका स्थापना किया गया था 15 अप्रैल 1892 में इसकी स्थापना की गई थी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की। इतना इसके बारे में जाने। नेक्स्ट जानते हैं, कर्नाटक के तुमकुरु में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। तो ये कहाँ खोला गया है, तो ये कर्नाटक के तुमकुरु में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना है, ये खोला गया हमारे देश के कर्नाटक में।
नेक्स्ट क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा हेलीकॉप्टर कारखाने की स्थापना की गई है। ये भी याद रखें कि ये किसके द्वारा किया गया, तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। तो इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में सिचुएटेड है और यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है, मतलब इसके अंडर में ये काम करता है, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। और इसके अध्यक्ष अभी कौन है, तो ये R माधवन जी इसके अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट जानते हैं, 3 बार ग्रैमी जीतने वाले इकलौते जीवित भारतीय बने रिकी कैज, जो कि बेंगलुरु के संगीतकार हैं। तो ये 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं और इन्होंने 2015 में पहला ग्रैमी अवार्ड जीता था। नेक्स्ट जानते हैं ग्रैमी अवार्ड 2023 के विजेताओं की सूची को जान लेते हैं कि कौन कौन क्या क्या जीता है। तो ये 5वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह 5 फरवरी 2023 को लॉस एंजलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था। ये याद रखें कि कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये लॉस एंजलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था। अब इसमें जान लेते हैं रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किनको दिया गया, तो ये लीजो को दिया गया है। और एल्बम ऑफ द ईयर ये मिला है हैरी स्टाइलस हैरिज हाउस को दिया गया है। और नेक्स्ट क्या है, सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, तो ये लीजो अबाउट डेमन टाइम को दिया गया है सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड। नेक्स्ट क्या है, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है समारा जॉय को दिया गया है बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड। नेक्स्ट है बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया है बॉनी राइट को दिया गया है, जो इसके लिए जस्ट लाइक दैट के लिए इनको दिया गया है। और नेक्स्ट क्या है, बेस्ट पॉप ड्यूओ या फिर समूह प्रदर्शन का अवार्ड किनको दिया गया है, तो ये सैम स्मिथ और किम पेट्रोस को दिया गया है। तो ये सभी अवार्ड्स हैं ग्रैमी अवार्ड्स में, जिनको जिनको मिला है वो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लें, पढ़ लें, ताकि अच्छे से याद रहे। नेक्स्ट जानते हैं, बेस्ट डांस या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग का अवार्ड दिया गया है बेयोंसे ब्रेक माई सोल को दिया गया है। और बेस्ट रॉक सॉन्ग किसको मिला है, ब्रांडी कार्लिले ब्रोकन हॉर्सेस को दिया गया है। बेस्ट रॉक एल्बम ओजी ऑसबॉर्न पेंसेंट नंबर 9 को दिया गया है। मतलब ये सभी चीज़ों इन सभी को दिया गया है ये अवार्ड्स, ये एक बार याद कर लें, देख लें वीडियो को पॉज करके। अब नेक्स्ट जानते हैं, संत रविदास जयंती मनाई गई, तो ये कब मनाई गई, ये 5 फरवरी को मनाई गई संत रविदास जयंती। और ये माघ पूर्णिमा को मनाई जाती है इसकी जयंती। और वह 14वीं शताब्दी में संत और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के सुधारक थे संत रविदास जी। नेक्स्ट जानते हैं, लता मंगेशकर की पहली पुण्यतिथि मनाई गई, तो ये 6 फरवरी 2023 को मनाई गई पहली पुण्यतिथि, मतलब 6 फरवरी 2022 को इनकी निधन हो गया था लता मंगेशकर जी का। और इन्हें स्वर कोकिला और भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है लता मंगेशकर जी को। नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या है, ऑस्ट्रेलिया के ओपन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ये किनके द्वारा की गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के ओरन फिंच के द्वारा। नेक्स्ट जानते हैं, नेपाल क्रिकेट टीम का कोच का चयन किया गया है, तो ये किनको किया गया है, तो ये पूर्व भारतीय क्रिकेट मोंटी देसाई जी को नेपाल क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया के व्यक्ति हैं जिनका नाम है मोंटी देसाई और ये पहले भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं और वे वेस्ट इंडीज़, कनाडा, यूएई जैसे टीमों के मुख्य कोच भी रह चुके हैं मोंटी देसाई जी। और इन्होंने आईपीएल में राजस्थान रॉयल टीम के मुख्य कोच के रूप में भी काम किया है। तो ये इतना चीज़ें हैं मोंटी देसाई से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जानते हैं,
तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आया जिसका मैग्नीट्यूड कितना बताया जा रहा है, 7.8 इसकी तीव्रता मतलब मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है, जिसके कारण काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई। लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 4,000 अप्रोक्स लोगों की मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट जानते हैं तुर्की के बारे में जान लेते हैं। इसके राष्ट्रपति कौन है, तो ये सेरेप तैयप एर्दोगन इसके राष्ट्रपति हैं अभी प्रेजेंट के, और इसकी राजधानी अंकारा है। इसकी मुद्रा तुर्की लीरा है और इसकी जनसंख्या 8.48 करोड़ अभी इसकी प्रेजेंट में जनसंख्या है। और यह यूरोप एशिया दोनों महाद्वीप में ये तुर्की सिचुएटेड है, मतलब इसका आधा हिस्सा यूरोप में पड़ता है और आधा हिस्सा एशिया में पड़ता है। और इसकी आधिकारिक भाषा क्या है, तो ये तुर्की इसकी आधिकारिक भाषा है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब नेक्स्ट जानते हैं भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा जिसका नाम है जूप, इसकी शुरुआत की गई है इंडियन रेलवे के द्वारा, मतलब व्हाट्सएप से इसकी फूड डिलीवरी करवाई जाएगी। नेक्स्ट जानते हैं, तो इतना था दोस्तों पूरे सप्ताह का करंट अफेयर फर्स्ट वीक फरवरी का। तो ये देख लें अच्छे से, हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है क्योंकि ये पूरे सप्ताह का डिस्कस किया जा रहा है, जिसके कारण ये वीडियो इतना लंबा बन रहा है। तो उसमें मत जाए क्योंकि लोग तो डेली 1.5 घंटे का करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं जो कि कोई मायने नहीं रखता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं इंडियन जीएस को वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। और थैंक यू दोस्तों।